आज हम अपना एक अगला टॉपिक थर्ड ईयर का शुरू कर रहे हैं। सेकंड पेपर पोल साइंस, ठीक है। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोप। ठीक है, यानी यूरोप का पुनर्गठन। जैसा कि शब्द में आप देख रहे हैं कि पुनर्गठन से मतलब है कि जो एक संस्था जिसका पहले गठन हो चुका था लेकिन आज उसको ऐसी आवश्यकताएं पड़ रही हैं जिसके कारण उसका पुनर्गठन किया जाना आवश्यक था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले भी यूरोप महाद्वीप जो है प्रथम विश्व युद्ध से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर सेकंड वर्ल्ड वॉर तक का केंद्र बिंदु कौन रहा? यूरोप। ठीक है, अब यूरोप में ही यहाँ हमलावर भी शामिल हैं और यूरोप के ही जो पीड़ित पक्ष के देश हैं या पीड़ित पक्ष है वो भी दोनों यहीं साथ साथ रह रहे हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब यहाँ के राज्यों में आपस में ही इतने विवाद हैं या आपस में ही इतनी असमानता है या असहिष्णुता है कि वह एक राज्य दूसरे राज्य को सहन नहीं कर पा रहा था और एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य की सीमाओं का अतिक्रमण किया जा रहा था। कई बार 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 ऐसा किया गया और ऐसा जब किया गया बार बार तो उसके फलस्वरूप उनके आपसी संबंधों में इतना तनाव आया कि वह तनाव विश्व युद्ध में बदल गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यही परिस्थितियां रही, यानी यूरोप जो था वो डिवाइडेड था, धुरी राष्ट्रों में और मित्र राष्ट्रों के अंतर्गत उसका विभाजन किया गया था। यानी कहने का मतलब ये है कि वहाँ इतनी संपदा होते हुए या संसाधनों के संसाधनिक दृष्टि से यूरोप इतना समृद्ध होते हुए भी वह अपने इन आपसी मतभेदों के कारण संपूर्ण विश्व में तनाव का केंद्र बनता जा रहा था। जैसा कि मैंने आपको पहले बिंदुओं में भी बताया है, पिछले जो वीडियो आपने देखे होंगे कि यूरोप में महाशक्तियों की संख्या धीरे धीरे क्या हो गई है? कम हो गई है। अब कम होने का तात्पर्य ये हो गया कि वह जो उनके पास पहले शक्ति थी या अपना जो राज्य इनका जो वैभवशाली था या समृद्धशाली था उसकी संपन्नता इन युद्धों के कारण धीरे धीरे क्या हो गई? समाप्त हो गई या उनकी पोजीशन क्या हो गई? समाप्त हो गई। फिर एक ऐसा समय आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि विश्व की जो महाशक्तियाँ थी वह एक तरफ रूस और एक तरफ अमेरिका रह गए। बाकी जो भी राष्ट्र थे जो पूर्व में महाशक्ति का दर्जा प्राप्त करते थे वे राष्ट्र क्या हो गए? समाप्त हो गए या उनकी वो पोजीशन क्या हो गई? नष्ट हो गई। तो इसी कारण इन यूरोप वासियों को लग रहा है या यूरोप के राज्यों को लग रहा है कि हमें इन युद्धकारी या तनावकारी परिस्थितियों को छोड़कर आपस में सहयोग करना चाहिए और ये सहयोग इसलिए करना चाहिए कि ताकि हमें भविष्य में किसी भी प्रकार के तनाव का सामना नहीं करना पड़े। और इस तनाव को खत्म करने के लिए न केवल आर्थिक अपितु सैनिक, आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक आधार पर एकीकरण किया जाना चाहिए। सैनिक आधार पर एकीकरण या पुनर्गठन, एकीकरण किया जाना चाहिए, ये उस समय की आवश्यकता थी। ठीक है, इस आवश्यकता ने ही यूरोप के पुनर्गठन की योजनाओं को क्या दिया है? जन्म दिया है। कब दिया? जब हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की विभीषिका या उसके परिणामों को भुगत चुके हैं। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के परिणामों का क्या किया इन्होंने? भुगता और उन परिणामों से परेशान होकर या उन परिणामों से शिक्षा लेकर इन्होंने यूरोप के एकीकरण की आवश्यकता को महसूस किया। इसी को हम आगे देखेंगे।
ठीक है, तो ये आवश्यकता पड़ रही है इनको युद्ध के बाद। चाहते तो पहले भी कर सकते थे, लेकिन पहले इन राष्ट्रों के आपस के संबंध इस प्रकार थे और ये एक दूसरे की सीमाओं को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, या एक दूसरे के जो प्राकृतिक संसाधन के जो स्रोत हैं उन स्रोत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। जैसा कि हमने देखा था कि वर्साय की संधि के बाद भी, वर्साय की संधि के समाप्ति के बाद जर्मनी के जो उत्पादक राज्य थे या जर्मनी के जो ऐसे क्षेत्र जो संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, वह फ्रांस, ब्रिटेन, इन अमेरिका, इन राष्ट्रों ने क्या किए, उनका डिवाइडेशन कर दिया, बंटवारा कर दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यूरोप की जो संपदा थी वह इन राष्ट्रों के आपस के मतभेदों के कारण नष्ट हो रही थी या उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा था। तो जब हम यूरोप का पुनर्गठन पढ़ेंगे तो हम शुरुआत करेंगे सेकेंड वर्ल्ड के बाद से ही। तो वहाँ दो गुट बने हुए हैं, पूर्वी यूरोप, ठीक है, और पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, ठीक है। पूर्वी यूरोप का एकीकरण हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बता दूं। यूरोप का डिवाइडेशन कैसा कैसा है, देखो यूरोप में बाल्कन प्रदेश भी आता है, बाल्कन प्रदेश, ठीक है। अब बाल्कन प्रदेश में कौन कौन आते हैं आप देखें एक बार। बाल्कन प्रदेश में आते हैं मैसिडोनिया, ठीक है, मॉन्टेनेग्रो, मॉन्टेनेग्रो, सर्बिया और स्लोवाकिया, ठीक है, सर्बिया और स्लोवाकिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया और कोसोवा, कोसोवो भी कह देते हैं, ठीक है, अल्बानिया, रोमानिया या रोमानिया, हर्जेगोविना, तुर्की और ग्रीस के कुछ प्रदेश, तुर्की और ग्रीस के प्रदेश, ठीक है। आप देखो और भी हैं, बुल्गारिया, बोस्निया, ये प्रदेश क्या कहलाएंगे, वहां बाल्कन प्रदेश कहलाते हैं। एक बार आप देखें इनको, तो ये जो प्रदेश हैं ये बाल्कन प्रदेश कहलाते हैं और ये यूरोप के राष्ट्रों का एक वर्ग है या एक डिवाइडेशन है, एक क्लासिफिकेशन किया गया है उनको बांटने के लिए। इसी तरह एक और आता है फिर बाल्टिक प्रदेश, बाल्टिक प्रदेश, ये भी नाम बार बार आता है, मैं ये क्यों लिखवा रहा हूं, ये पूछे गए प्रदेश है। बाल्टिक प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो ये देखें आप, एस्टोनिया, एस्टोनिया, लाटविया या लातविया, लिथुआनिया, ठीक है। केंद्रीय यूरोप देखें जो सेंट्रल में है, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग के बाद मोनाको, ठीक है। पूर्वी यूरोप में आते हैं, एकदम पूर्व में आते हैं पोलैंड और
रूस, ठीक है। इसके बाद आते हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया, ठीक है। और ये सारे इंपोर्टेंट राष्ट्र, इसके अलावा रोमानिया, बुल्गारिया दक्षिण पूर्वी में आते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन एक और श्रेणी रखी गई है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप जब इसका वर्गीकरण करते हैं तो इसके वर्गीकरण के साथ आप देखें कि जब वर्गीकरण किया जा रहा है तो ये प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि बाल्कन प्रदेशों के नाम बताइए, या बाल्टिक प्रदेशों के नाम बताइए, या फिर पूर्वी यूरोप में मुख्य राष्ट्र कौन से उनके नाम बताइए, ताकि इसके साथ साथ आप जब इन्हें देखेंगे तो आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि राष्ट्र कहाँ आता है और इस राष्ट्र के साथ साथ इसकी भौगोलिक स्थिति का क्या बेनिफिट है। क्योंकि जिस तरह से भारत की भौगोलिक स्थिति उसके पॉलिटिकल महत्व को इंडिकेट करती है, भारत तीनों ओरों से समुद्र से घिरा है, तो वह उसका हिंद महासागर में हस्तक्षेप ज़्यादा रहता है। इसके आधार पर उसकी जो केंद्रीय स्थिति है वह उसे फायदेमंद पोजीशन में रखती है। ऐसे ही इन राष्ट्रों की जो भौगोलिक स्थिति है, हालांकि मैंने ब्रिटेन को नहीं लिखा है, ब्रिटेन एक द्वीपीय राष्ट्र के अंतर्गत आता है, वहाँ वह जिस तरह अमेरिका और वर्ल्ड के राष्ट्र जो हैं और दुनिया के देशों से अलग है, क्योंकि उसके दोनों तरफ समुद्र है और ऊपर कनाडा है और नीचे मैक्सिको, ऐसे राष्ट्र हैं जिनकी उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अपने आप को सुरक्षित मानता है। ऐसे ब्रिटेन भी क्या है, एक द्वीपीय राष्ट्र है, तो उसको इतना दिक्कत नहीं आती है, वह इनमें ब्रिटेन में शामिल यूरोप में शामिल नहीं कर सकते, उसको थोड़ा सा बाहर है, उसकी पोजीशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो ये जो मैंने वर्गीकरण किया है, या ये जो वर्गीकरण है, इसको ध्यान रखें, एक तो मेनली इसको ये पूछा गया है और एक मेनली इसको बाल्कन प्रदेश को, और ये बाकी आपको ध्यान में रखने एक और श्रेणी है प्रदेश या राष्ट्र, स्कैंडिनेवियन। इसमें आते हैं नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क, ये स्कैंडिनेवियन प्रदेशों में आते हैं। ये भी पूछा गया है, 4 राष्ट्रों को दे देंगे, उनमें से एक ये शामिल होगा, तो उससे पूछा जाएगा कि स्कैंडिनेवियन प्रदेश कौन कौन से, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क। और इसमें एक और राष्ट्र है जिसका नाम है स्वीडन, ठीक है। तो स्वीडन भी आप लिखें, तो ये 4 राष्ट्र हैं। ये इस तरह का भौगोलिक डिवाइडेशन है किसका, यूरोप का। तो ये यूरोप का भौगोलिक डिवाइडेशन इस आधार पर है कि कौन कौन सा राष्ट्र किस किस ग्रुप में शामिल है, किस किस की भौगोलिक सीमाएं किस राष्ट्र से जुड़ी हुई हैं, या कौन कौन से क्षेत्र को किन किन राष्ट्रों ने घेर रखा है। तो ये एक ग्रुप का, ये भी एक तरह का भौगोलिक एकीकरण है। यहाँ पर हम किसकी एकीकरण की बात करें, ये भौगोलिक रूप से आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, और ये किस श्रेणी में आ रहा है, भौगोलिक एकीकरण में। तो भौगोलिक एकीकरण का उतना ही महत्व है जितना आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक एकीकरण का है। जिन राष्ट्रों की भौगोलिक सीमाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अगर उनके आपसी संबंध अच्छे हैं तो उनकी राजनीतिक और आर्थिक और सैनिक आवश्यकताएं भी पूरी की जा सकती हैं दोनों राष्ट्रों के सहयोग से। अब इसको आप ध्यान में रखें आगे। तो आगे मैं आपको बताने चल रहा था यूरोप का पुनर्गठन, और उस पुनर्गठन के अंतर्गत हमने देखा था उत्तरी और पूर्वी, उत्तरी शब्द मैंने गलत बोल दिया, पूर्वी और पश्चिमी। तो हम बात करें पूर्वी यूरोप की और पश्चिमी यूरोप की। तो पूर्वी यूरोप के अंतर्गत तो आपको पता ही है पूर्वी यूरोप का एकीकरण, पूर्वी यूरोप का एकीकरण,
ठीक है, इसके लिए मैंने बताया था आपको कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है, साम्यवादी सूचना केंद्र 1947 में, ठीक है। कॉमन फॉर्म, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है। ये पहला, ये कैसा है, राजनीतिक आधार पर इसका एकीकरण किया गया, इसकी बात हमने पहले भी कर ली है। कौन से यूरोप का एकीकरण कर रहे हैं हम, देखो यूरोप के दोनों पार्ट है, ईयू के समय से पूर्व दो भागों में डिवाइडेड है, ईयू की अभी मैं बताऊंगा 93 में आया, उसका नामकरण हुआ, उससे पहले दो हो रहा यूरोप का एकीकरण है, लेकिन दोनों का क्या कैसा चल रहा है, अलग अलग एकीकरण चल रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में अपना एकीकरण कर रहे हैं। उसके बाद आप देखें कोऑपरेशन फॉर, ये भी हमने पहले बात कर ली है, म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, असिस्टेंस, नाइनटीन 49, ये भी कैसा है, आर्थिक सहयोग परिषद। म्यूचुअल को सामूहिक भी कह सकते हैं, या तो सामूहिक आर्थिक सहयोग परिषद 1949। अब बच रहा है वारसा, 11 से 14 मई 1955 को वारसा में सम्मेलन हो रहा है, और वहां ये साम्यवादी राष्ट्र जो हैं, साम्यवादी राष्ट्रों ने मिलकर एक संगठन बनाया है, ठीक है। इस संगठन का नाम क्या रखा गया, वारसा संधि, जिसे पूर्वी यूरोपियन संधि भी कहते हैं। सहयोग संधि कहते हैं, ठीक है, इसके दो नाम हैं। तो आप ये देखिए कि ये तीन जो सिस्टम तैयार हुए हैं, ये तीनों सिस्टम किससे संबंधित हैं, पूर्वी यूरोप के सैनिक, ये कैसा एकीकरण किया इन्होंने, सैनिक एकीकरण, ये कैसा किया, आर्थिक एकीकरण, ये कैसा किया, वैचारिक या विचारधारा पर आधारित एकीकरण। इसका काम है कि कम्युनिस्ट ब्लॉक की जो विचारधारा है उसका विकास किया जाए, उन लोगों को, आप ये जो सदस्य राष्ट्र हैं, इन सदस्य राष्ट्रों के आपस के जो संबंध हैं, उन संबंधों को मधुरता प्रदान करने के लिए काम किया जाए, या इनके आपस में किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को समाप्त करने के लिए आपसी सहयोग विकसित किया जाए। यहाँ तक कि इन्होंने या इन राष्ट्रों ने एक दूसरे राष्ट्रों के लिए अपनी इंजीनियरिंग और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाने का भी काम किया, यानी सहयोग बढ़ाना चाह रहे हैं। और सहयोग बढ़ाने के लिए एक दूसरे या रूस के माध्यम से इन बाकी सदस्य राष्ट्रों में तकनीकी ज्ञान के लिए व्यक्ति भेजे गए या इंजीनियर भेजे गए, और उन्होंने वहाँ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद इनकी चर्चा आगे करेंगे, पहले आप ये ध्यान कर लें कि इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है और स्थापना पूछी जाती है, या पूछा जाता है कि पूर्वी यूरोप के एकीकरण के लिए किस तरह के प्रयास किए गए। ये तीन प्रयास हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए इनको ज़्यादा जानना इतना आवश्यक नहीं है। जो पहले बताया वही चीज़ें यहाँ आएंगी।
लेकिन बस ये एकीकरण है दो तरह का। तो पूर्वी यूरोप का एकीकरण कर रहे हैं हम यूरोप के एकीकरण के अंतर्गत। तो पूर्वी यूरोप के एकीकरण का ये माध्यम है, इनको याद करें, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। इनकी एक एक डिटेल और दोबारा पढ़ लेंगे बाद में, लेकिन पहले एक बार इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए और स्थापना वर्ष, ये डायरेक्ट पूछे गए प्रश्न होते हैं। ठीक है। अब अगर पश्चिमी यूरोप की बात करें, पश्चिमी यूरोप का एकीकरण कौन सा आधार? पहले सैनिक आधार। अब सैनिक आधार में सबसे पहले हो रही है डंकर्क संधि। ठीक है। उसके बाद है ब्रुसेल्स संधि। उसके बाद आती है फिर नाटो संधि। उसके बाद आती है फिर पश्चिमी यूरोपीय सैनिक संधि। एक और संगठन है यूरोपीय डिफेंस एजेंसी। एक बार मैं इसको ध्यान कर लूँ, उसका मुझे आ नहीं रहा अभी, मैं फिर बताऊंगा आपको। पश्चिमी यानी ब्रुसेल्स संधि का ही डेवलप रूप है आगे ये। पश्चिमी यूरोपीय सैनिक संधि या सुरक्षा संधि। ठीक है। इस तरह के हमारे पास चार विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम इनका विभाजन कर सकते हैं। सैनिक संधि, डंकर्क संधि, ब्रुसेल्स संधि, नाटो, और एक और है ईडीसी। ईडीसी का मतलब होगा यूरोपियन डिफेंस कम्युनिटी। ठीक है। यूरोपियन डिफेंस कम्युनिटी, यूरोपियन डिफेंस यानी प्रतिरक्षा कम्युनिटी यानी समुदाय, ईडीसी 1952। इसको लिख दें 1952 में। ठीक है। और पश्चिमी यूरोप संघ, पश्चिमी यूरोप संघ, इनकी फुल फॉर्म ये भी आ जाती है ईडीसी, यूरोपियन डिफेंस कम्युनिटी। ठीक है। इसके बाद है वेस्टर्न, ये 1954 में हुई है। यूरोपियन यूनियन। ठीक है। 1954। नाटो आपको बताइए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये ब्रुसेल्स संधि है और ये डंकर्क संधि है। ठीक है। ये किस तरह के आधार पर हम यूरोप का एकीकरण कर रहे हैं? सैनिक दृष्टिकोण पर हमने इनको एक करने का काम किया है। देखो दो तीन तरह से जब आप इनका एकीकरण करेंगे तो आपके ध्यान में आनी चाहिए ये बातें कि ये काम क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यूरोप का उस समय का माहौल कैसा है, कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को सैनिक आधार पर धमकी दे सकता है या सैनिक आधार पर उसका शोषण कर सकता है। तो ऐसे समय में, और खास करके किसके खिलाफ हो रहे हैं आप जान रहे हैं, रूस के खिलाफ। रूस तो मैं यहाँ गलत कह रहा हूँ, यूएसएसआर के खिलाफ। रूस तो अब रह रहा है, उस समय क्या था, कौन सा संगठन था, यूएसएसआर।
तो आप जानते हैं कि जब यूएसएसआर ने सैनिक दृष्टिकोण से इन लोगों को या इन राष्ट्रों को धमकाने का या किसी तरह से प्रताड़ित करने के प्रयास करने शुरू किए, तो ऐसे समय में उनको सैनिक सहायता की आवश्यकता पड़ रही है, और सैनिक सहायता के आधार पर ही उन्होंने अमेरिकी ग्रुप में शामिल होने का सुझाव मान लिया, या फिर साम्यवाद के प्रभाव से बचने के लिए इन राष्ट्रों ने पूंजीपति या पूंजीवाद का सहारा ले लिया इनडायरेक्टली। यानी अमेरिका ने अगर मदद की है तो आप समझते हैं कि अमेरिका बिना किसी लोभ या लालच के इस तरह की मदद नहीं करेगा, और इस तरह की मदद नहीं करेगा इसका मतलब वह अपने हितों को पूरा करने के लिए या रूस को रोकने के लिए या साम्यवाद का विकास रोकने के लिए वह इन राष्ट्रों की मदद लेगा, और वह इन राष्ट्रों को अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए इनकी सैनिक सहायता करेगा। इसलिए इनके साथ इन्होंने कैसी संधि की है? सैनिक संधि। ठीक है, इनकी चर्चा और करेंगे, क्योंकि ये ऐसी संधियां हैं जिन्होंने फ्रांस और ब्रिटेन ने की थी जर्मनी के हमलों से बचने के लिए। ठीक है, 1947 में 50 वर्ष की ये संधि थी। आगे बात करेंगे। मेनली बात क्या है कि कभी एग्जाम में आपसे ये फुल फॉर्म में पूछी जाती है, ऐसा दे देते हैं, और ऐसा देने के बाद आपसे इनकी क्या पूछी जाती है? फुल फॉर्म पूछ लेता है वो। ठीक है, तो इसलिए पहले एक बार आप एक एक प्रश्न को तैयार करते चलें कि छोटे प्रश्न क्या आ सकते हैं इस पार्ट में से। अभी वर्तमान समय में हम जब ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे सिर्फ इसकी, क्योंकि ये काम कर रहा है। ठीक है, इसकी और डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे। बाकी ये सारी संधियां किसी काम की अभी नहीं रह रही है। मेन संधि है ये सबसे ज़्यादा काम की जो बच रही है, तो इसको अध्ययन कर लेंगे। तो इसके आधार पर अगर कोई प्रश्न आएगा तो उसको हम तैयार कर लेंगे। बाकी इससे जो प्रश्न आते हैं वो इसी तरह के हैं, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। आगे देखिए, अब आप आर्थिक आधार पर किस तरह का विश्लेषण कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले आती है आर्थिक आधार पर, ये दूसरा पक्ष हो गया। आर्थिक आधार पर क्या करना है? एकीकरण करना है। तो उसमें सबसे पहला संगठन बना है बेनेलक्स। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, कुछ लोग बेनीलक्स भी कहते हैं। अब इसमें कुछ भी नहीं है इसको याद रखने का। इसके जो शुरुआती दो लेटर हैं, बेल्जियम, ठीक है, नीदरलैंड, ठीक है, और लग्जमबर्ग। ये तीन राष्ट्रों के शुरू के अक्षर लेकर क्या बना दिया इसको? बेनेलक्स। ठीक है, इसकी स्थापना हो गई थी 1948 में। तो ये पहला। आगे चलते हैं, इसको शॉर्ट में, इसका तो कोई शॉर्ट नहीं लेकिन इसका आएगा OEEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आएगा यहाँ, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये भी 1948 से प्रभावी है। ठीक है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। ठीक है, तो आर्थिक आधार पर दूसरा संगठन बन रहा है ये। इसके बाद आगे चलें, 1949 में एक और संगठन बनेगा जिसका नाम है यूरोपियन काउंसिल। या काउंसिल ऑफ यूरोप।
ठीक है, ये इसको माना जाता है कि ये जो संगठन है ये इसका ईयू का पूर्ववर्ती संगठन इसे माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है ईपीयू, यूरोपियन पेमेंट यूनियन 1950 में। ठीक है, इसके बाद आता है यूरोपियन कोयल एंड स्टील कम्युनिटी 1952। ठीक है, इसके बाद यूरोपियन, ये सारे यूरोपियन आ रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि सारे किसके हैं, यूरोपियन, यूरोप के। एटम एनर्जी कम्युनिटी 1958। ठीक है, उसके बाद आता है यूरोपियन फ्री ट्रेड यूनियन या संघ 1960। अब एक आता है 1961 ओईसीडी, जो कि इसका ओईसीसी का डेवलपमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट 1961। फिर इसके बाद आता है यूरोपियन यूनियन ईयू 1993, यूरोपियन संघ। ठीक है, अब आप देखिए यहां आने पर ये इसका राजनीतिक एकीकरण है, क्योंकि इसने तीनों आधारों को एक साथ कर लिया। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में जो चर्चा चल रही है वो चर्चा चल रही है ब्रेक्जिट की चल रही थी, जो 2020 में कंप्लीट हो गया। तो ईयू से संबंधित ये सारी जानकारियां हैं आपके साथ, आपको इनको एक बार देखें। मैंने भी आपको सैनिक आधार पर डिवाइडेशन बताया है, आर्थिक आधार पर डिवाइडेशन बताया है। ठीक है, और उसके बाद बताया मैंने आपको राजनीतिक आधार पर इनका एकीकरण जो किया गया है। आगे चले, अब आप एक बार इनको आप फुल फॉर्म्स ही आती हैं आपके सीधी सीधी, और सीधी सीधी फुल फॉर्म्स का आपको उनका मतलब पूछा जाता है। ये किस तरह के संगठन है, पहली बात तो ये ध्यान रखें। आर्थिक आधार पर कौन से महाद्वीप पर हैं, यूरोप में।
इसको शॉर्ट में एक और नाम है इसका यूरोटम, ये देकर भी इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। इसका दूसरा नाम कर लें एक बार, काउंसिल ऑफ यूरोप। बाकी सब सही है। अब देखो इसकी हिंदी कुछ नहीं होगी, इसकी हिंदी है ही 4 आएगा, सॉरी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी यूरोप आर्थिक सहयोग, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोपियन भुगतान संघ। हिंदी में है तो हिंदी में याद कर लें, यूरोप परिषद, यूरोपियन कोयला एवं इस्पात समुदाय, ठीक है। मुक्त व्यापार संघ, मुक्त व्यापार संघ या समुदाय, यूनियन भी कर देते हैं कई बार। परमाणु ऊर्जा समुदाय, यूरोपियन। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन इसका, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ब्रेग्जिट का इसमें से ज़्यादा जो अब या तो इनकी फुल फॉर्म्स पूछी जाएगी जो मैंने आपको बताई है, या फिर ये ब्रेग्जिट जो है, ब्रेग्जिट के बारे में पूछा जाए कि ब्रेग्जिट क्या थी, ब्रेग्जिट से आप क्या समझते हैं, ब्रेग्जिट के आवश्यकता क्यों पड़ गई ब्रिटेन को, ठीक है। तो इसकी बात कर लें, इनकी फुल फॉर्म्स याद कर लें सन के साथ, फिर हम एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे तो हमें पता लगेगा कि कौन सा संगठन, बेनेलक्स जो है वो नाटो का पूर्ववर्ती संगठन है, OECD का पूर्ववर्ती संगठन है, यानी जब ये डेवलप हुआ, इसका काम पूरा हुआ तो ये फॉर्मेशन में आया। इसका काम आया था कि जब ट्रूमैन सिद्धांत के तहत, मार्शल योजना के तहत जो आर्थिक सहायता हो रही थी यूरोपीय राष्ट्रों की, उनके संदर्भ में इसका संगठन किया गया था, ठीक है। तो ये जो संगठन है ये किस तरह के, बेसिकली आर्थिक आधार पर पश्चिमी यूरोप का एकीकरण करने के जो प्रयास प्रारंभ हुए 1948 से लेकर और 1961 तक, और 1961 के बाद इसका राजनीतिक एकीकरण हुआ 1993 में। तो उन सब का एक क्रम निर्धारण करने के बाद हम कह रहे हैं, क्योंकि एकदम से कहीं भी एकीकरण नहीं होता है, कोई भी राष्ट्र कहीं भी आकर एक साथ एकदम से ये सब लोग यूनाइटेड हो जाते, ऐसा नहीं हो सकता है। तो पूर्ववर्ती जो परिस्थितियां हैं, फर्स्ट विश्व युद्ध से लेकर सेकेंड विश्व युद्ध के बाद तक, उन परिस्थितियों ने इन यूरोपीय राष्ट्रों को मजबूर कर दिया कि वे अपना आर्थिक और सैनिक और राजनीतिक एकीकरण करें। इसके लिए प्रयास शुरू हो रहे हैं। बेनेलक्स 1944 में एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में इसकी नींव रखी गई है। स्थापित कब हो रहा है ये? 1948 में। तो ये ध्यान रखें, 1948 में जब ये स्थापित हुआ तब से लेकर 1993 तक यूरोप का एकीकरण चल रहा है। और अब आप देखिए कि उसमें भी अब विखंडन चालू हो गया। ब्रेग्जिट के द्वारा ब्रिटेन ने क्या कर लिया है? अपने आप को ईयू से अलग कर लिया है, यूरोपियन यूनियन से अलग कर लिया है। तो यूरोपियन यूनियन से अलग करने का कारण यही रहा कि उस पर आर्थिक भार ज्यादा आ रहे हैं। वहां पर क्या आ रहे हैं? आर्थिक जिम्मेदारियां ज्यादा आ रही हैं। कहीं कहीं बताया गया कि 8 बिलियन राशि देनी पड़ती है ब्रिटेन को ईयू को चलाने के लिए। फीस जैसे यूएनओ की फीस होती है, वैसे ही ईयू की भी फीस इनडायरेक्टली निर्धारित की हुई है, और वो सबसे ज्यादा कौन चुकाता है? ब्रिटेन। तो उसके कारण ब्रिटेन का आर्थिक पक्ष क्या होता जा रहा है? कमजोर होता जा रहा है। और वो जो आर्थिक पक्ष कमजोर हो रहा है उसकी वजह से ब्रिटेन में बेरोजगारी बढ़ रही है, और उस बेरोजगारी के कारण इंग्लैंड या ब्रिटेन की जो आर्थिक स्थिति है वह बदतर हो रही है। प्रशासनिक स्तर पर भी उसका संचालन करना मुश्किल हो रहा है। तो उन परिस्थितियों से बचने के लिए ब्रिटेन ने अपने आप को यूरोपियन संघ जो है उससे अलग कर लिया है।
जो महिला प्रधानमंत्री बनी थी थेरेसा, उसका कार्यकाल तो ब्रेग्जिट को लेकर ही क्या हो गया, डावाडोल रहा, और उसने अंत में क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। कभी ब्रेग्जिट का समर्थन मिल रहा है लोगों को, कभी ब्रेग्जिट करने को समर्थन मिल रहा है, और कभी ब्रेग्जिट के विरोध में लोग खड़े हो रहे हैं। तो इस जो कन्फ्यूजन की कंडीशन थी, उस कंडीशन में थेरेसा मे ने क्या दे दिया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दिया। अभी जॉनसन आए तो उनकी वजह से क्या हो रहा है, उनके कार्यकाल में ब्रिटेन ब्रेग्जिट कर गया, यानी यूरोपीय संघ से बाहर हो चुका है। तो ये जो वर्तमान में जो परिदृश्य चल रहा है यूरोप के पुनर्गठन को लेकर, उसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप इन सन के साथ इनके फुल फॉर्म्स को याद कर लीजिए, छोटे प्रश्नों में जरूर 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 आते हैं ये। सदस्य संख्या की बात करेंगे, उद्देश्यों की बात करेंगे, और ये आज कौन से संगठन इनमें से कार्यरत हैं या नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम चर्चा करेंगे किसकी, एक तो नाटो की और एक ईयू की। बाकी संगठन या तो ईयू में समाहित हो गए हैं या फिर ईयू ने इन सब संगठनों की क्या ले ली है, जगह ले ली है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, पहला बना है बेनेलक्स 1948 में, उसके बाद आ रही है ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन OEEC 1948 में, उसके बाद आ रही है काउंसिल ऑफ यूरोप तो 1949 में, उसके बाद आ रहा है यूरोपियन पेमेंट यूनियन 1950 में। ठीक है, और उसके बाद आ रही है यूरोपियन कोयल एंड स्टील कम्युनिटी 1958 है, यहाँ 58 कर लें आप। ठीक है, 58 है ये, यूरोपियन कोयल एंड स्टील कम्युनिटी 1958। उसके बाद इसका जो अगला चरण आ रहा है OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट 1961 में। उसके बाद जस्ट हम कहाँ चले जाते हैं, 1993 में, जब यूरोपियन यूनियन बन रही है। इसमें भी 2-3 चरण रहे हैं, मैस्ट्रिक्ट संधि रही है, नीस संधि रही है, लिस्बन संधि रही है, और लास्ट में क्या हो रहा है, ब्रेग्जिट। ये 3 संधियों का परिणाम है, या 3 संधियों ने इसके लिए काम किया। इसको आज काम करने के लिए आज इसके 28 सदस्य हैं। ठीक है, तो उन 28 सदस्यों में से सबसे नया सदस्य क्रोएशिया की बात करेंगे, मतलब इन सदस्यों की देशों की भी बात करेंगे इन 2 संगठनों को लेकर। मैंने आपको कहा सैनिक आधार पर जो बना है उसमें नाटो काम कर रहा है अभी भी। नाटो हालांकि पूर्णतः यूरोपियन राष्ट्रों का संगठन नहीं है, उसमें अन्य यूरोपियन राष्ट्र भी शामिल हैं, लेकिन उसमें यूरोपियन राष्ट्रों का शामिल होना भी यूरोप का सैनिक आधार पर एकीकरण करने में सहयोग देता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, तो आप देखें, आप जब याद करें तो इनको इसी तरह से करें, ध्यान रखें आप, फुल फॉर्म इसी तरह से आ जाती है। कई बार ये आ जाती है, ये आ जाती है, ठीक है, कई बार ये आ जाती है, कई बार ये पूछा गया है, तो इसलिए तो शॉर्ट में दे देते हैं। तो आप इंग्लिश में भी याद रखें और हिंदी में भी याद रखें। तीसरा तरीका तो आपके पास रखते ही हो आप लिख देंगे कोऑपरेशन, तो वो भी चलता है शायद। ठीक है, वैसे तो इसको ऐसा लिखा जाता है कोऑपरेशन। ठीक है, तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको इनकी इस पार्ट में मेनली जो काम है वो यही आता है। इतने ही प्रश्न आते हैं, इसी तरह के आते हैं, तो आप उसको ध्यान दें। और उसके अलावा आते हैं ब्रेग्जिट, अच्छा विषय है, तो ब्रेग्जिट के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में फुल फॉर्म के साथ, 1 बाय 1 इनकी डिटेल्स को पता करेंगे। लेकिन आप तब तक इसको याद कर लें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एकदम से जब आप इन बिंदुओं को देखते हैं तो आपको टफ लग सकते हैं, इसलिए मैंने पहले आपको ये कहा है कि आप शॉर्ट में इन चीज़ों को उतारिए, उतारने के बाद उन्हें याद कीजिए। याद करने के बाद जब मैंने कहा OEEC ने ये काम किया, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि OEEC से क्या तात्पर्य है। OECD ने OEEC की जगह ले ली, या फिर EU ने इन सब संगठनों को हटाकर यूरोप का एकमात्र राजनीतिक संगठन का स्थान लिया। तो EU आपको तुरंत पता लगना चाहिए कि EU यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ और इनमें से कौन सा संगठन काम कर रहा है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इनको याद करके तैयार रखें। धन्यवाद।